नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साई सर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं और प्रतिदिन की प्रक्रिया में आज हम एक बार फिर देश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं और पूरी तरीके से ये हमारे देश से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ही कुछ ऐसा बन रहा है कि ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है कि वास्तव में हो क्या रहा। कुछ घटनाक्रम सुनिए। अमेरिका पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा चुका है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा। मियां मुनीर फील्ड मार्शल भी बन गए, हालांकि वो हैं फील्ड मार्शल भी बन गए और अब तो ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति बनने की कवायद में जुटे हुए हैं। और ये खबर कोई ऐसी वैसी नहीं है क्योंकि जरदारी से मिलकर के वो बता चुके हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं और सब देखने को मजबूर हैं क्योंकि मियां मुनीर को राष्ट्रपति बनना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति के रूप में पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं और सितंबर में हो सकता है वो पाकिस्तान की राजकीय यात्रा पर जाएं। ये बहुत बड़ी खबर है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान को अब अमेरिका दुलार रहा है। वो चीन के गोद से उठा करके अपने पांव के नीचे रख रहा है या अपने गोद में बिठा रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। अब अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो चीन कैसे चुप रहने वाला। चीन भी नाराज है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान कहना तो नहीं चाहिए। चीन और पाकिस्तान की मक्कारी में इस प्रतियोगिता चल रही है, कौन बड़ा मक्कार है। अब नाराजगी में वो भी अपने विदेश नीति में कुछ ऐसा टिल्ट कर रहा है, ऐसे कुछ काम करने की कवायद कर रहा है जिस पर सहज विश्वास नहीं होता। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा ये कहा जा रहा है कि अब आरआईसी अर्थात रूस, इंडिया और चीन, ये त्रिकोण अगर एक हो जाएं तो किसी भी बाहरी धमकी का हम सामना कर सकते हैं। रूस और भारत तो एक हैं और रहेंगे। चीन भी हमारा एक व्यापारिक सहयोगी है, लेकिन हमारे उसके बीच मतभेद है और समय समय पर हम दुश्मनी भी करते हैं। 1962 में भी देखा और उसके बाद गलवान घाटी में भी देखा और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरीके से अपने हथियारों को मुहैया करा के और सैटेलाइट तस्वीरों को दिखा करके और पाकिस्तान को उपलब्ध करा करके वो भारत को पिटवाने की कोशिश कर रहा था। ये और बात है कि भारत ने दोनों को धूल चटाई। बट चीन अब पाकिस्तान से नाराज है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में खेल रहा है। तो चीन कह रहा है कि रूस और इंडिया चीन को मिल जाना चाहिए। तो क्या इंडिया को मिल जाना चाहिए? क्या रूस, चीन और इंडिया एक साथ होकर के पूरी दुनिया को चुनौती देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ अमेरिका जान रहा है कि इंडिया की ताकत क्या है और इंडिया के बिना पर ही वो रूस को कंट्रोल कर सकता था और ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर दी है। तो इंडिया को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स, ये जो लश्कर तैयबा का ये जो मुखौटा है और जिसने पहलगाम अटैक में बाकायदा इसी से जुड़े लोग उसको अंजाम दिए थे, आतंकी, उस पर उसने बैन लगा दिया। तो क्या भारत को खुश हो जाना चाहिए कि अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठाया? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और उधर नाटो और उसके बाद यूरोपीय यूनियन सब धमकी दे रहे हैं कि आप रूस से तेल मत लीजिए और नहीं तो हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देंगे। भारत इसका भी प्रतिकार कर रहा है, वो कह रहा है हम अपने जरूरत के हिसाब से करेंगे। मतलब पूरी दुनिया की जो राजनीति है वो गड्ढमड्ढ स्थिति में हो गई है। क्या है इसके मायने? और भारत इन सब को किस तरीके से करीने से किनारे पर लगा करके अपना काम करेगा और अपने स्वतंत्र विदेश नीति पर आंच नहीं आने देगा और मिलिटरीली भारत अपने आप को किस तरीके से प्रदर्शित करेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इन्हीं तमाम गुत्थियों पर बातचीत करने के लिए कर्नल वीरेंद्र साई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आर्मी के दृष्टिकोण से सारी बातों को रखते हुए ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो बन रहा है उस पर अपनी बात रखेंगे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। मैं सिलसिलेवार आपके ये सारे क्वेश्चन लूंगा। सबसे पहले तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी टीआरएफ पर जो डिक्लेरेशन किया और उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया और ये सोचकर किया कि क्योंकि उसने हुनप किया था उन्होंने पहलगाम का अटैक,
और लश्कर-ए-तैयबा का ही वो एक मुखौटा है। इस सब को सोचते हुए एक ऐसी चीज़ जो कि अपैरेंटली देखने से प्रो भारत नज़र आती है। अमेरिका की पॉलिसी ऐसी रही है जिसमें कि वो स्पेशली जब से बड़बोलापन ट्रम्प साहब ने शुरू किया है, वो ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड पॉलिसी कहलाती है। एक बार आप घुड़की दिखाइए, दूसरी बार आप मुस्कुराइए और इसको अल्टरनेटिव करते रहिए और गेसिंग में रहे संसार और बाकी पार्टीज कि आखिर ये चाहते क्या हैं। और कीपिंग इन गेसिंग जो होता है, वो सस्पेंस की एक सिचुएशन ऐसी होती है जो काफी साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट डालती है, इधर जाऊं या उधर जाऊं टाइप। तो उस हालत में ये मैं समझता हूँ एक ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड है। और खास तौर पर जब ब्रिक्स में ये कहा गया, पहलगाम का जिक्र आया, चाइना ने भी एक बार इस अटैक को हल्के तौर पर कंडेम किया, तो वो अपने आप को आइसोलेट भी नहीं करना चाहते, खास तौर पर जब वो अपने आप को आतंकवाद के विरोधी बताते हैं। और जिस तरह वर्ल्ड टावर्स पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था और सबसे पहले उन्होंने भी एक स्वाद चखा था उस टेररिज्म का जिसको हम कब से झेलते आ रहे थे। उन सबको देखते हुए ये ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड है। मैं समझता हूँ हमें स्टैंड स्टिल रहकर इसको ऑब्जर्व करना चाहिए और उनको ब्लो हॉट से या ब्लो कोल्ड से, दोनों से हमें कोई सडन रिएक्शन दिखाने की अभी आवश्यकता नहीं। दूसरी बात है कि जो हमारी पोजीशन इन स्ट्रेंथ बन गई है हमारी सेनाओं की काबिलियत की वजह से, उनके दृढ़ निश्चय और अच्छे संदूर के प्रोडक्ट रिजल्ट्स की वजह से, मैं समझता हूँ हमें उस पर दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। संदूर लागू है, लागू रहना चाहिए। उसका एक बड़ा अच्छा नमूना, अब मैं यहाँ तो यही कहूँगा कि शायद अननोन फोर्स ऑफ ड्रोन्स ने दिखाया ईस्ट में, उस पर भी काबू रहना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा ना तो उसको कमेंट करने की आवश्यकता है, ना उसमें इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। जिस जिसको मैसेज दिया गया उन सब ने मैसेज समझ लिया, दुनिया ने मैसेज समझ लिया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ दिवाकर जी। एक फ्लूइड सी सिचुएशन चल रही है संसार में। सर फ्रेम में रहे थोड़ा सा आप। जी, हाँ हाँ जी जी। ये फ्लूइड सी सिचुएशन चल रही है पूरे संसार में, जैसा कि इजराइल का हो। अब इजराइल ने जो नए अटैक शुरू कर दिए सीरिया पर, इजराइल ईरान का हो, ना उसको संधि कह सकते, ना उसको सीजफायर कह सकते, ना उसको हॉस्टिलिटी कह सकते। एक मिश्रण है इन सब चीजों का। रशिया यूक्रेन का कुछ निर्णायक नतीजा अभी तक नहीं आया है। ट्रम्प साहब भी अपना जोर लगा गए, अमेरिकन सैंक्शंस यूक्रेन पर घुड़की दे दी, पुतिन से भी उन्होंने अपनी नाराजगी दिखा दी। पर ये दोनों देश जैसा सही समझ रहे कर रहे हैं और रशिया बिल्कुल भी बच होने के लिए तैयार नहीं है। और एक और मिसाल है जहां वो फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ सबको जवाब देते जा रहे हैं। जितनी मर्जी सैंक्शंस हो गई, जितनी मर्जी पाबंदियां लगाई और जितने हथियार यूक्रेन को दिए, पर रशिया अडिग है अपने स्थान से। मैं समझता हूँ हमने कोई ज्यादती नहीं की, किसी देश पर हमला नहीं किया, किसी की जमीन नहीं हड़पी, और ऐसी सूरत में कोई कारण नहीं है हमें कोई भी सॉफ्टनेस या मेल्ट डाउन दिखाने की। और हमें भी अपनी पोजीशन पर जो वेल थॉट है, वेल कंसिडर्ड है, अडिग रहना। अब मैं आपके तीसरे प्रश्न पर आता हूँ। हमारा जो परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन रशिया से है, उसको तो डाइल्यूट करने का प्रश्न ही नहीं होता, ना उसकी कोई आवश्यकता है।
न हम उस पर चेंज होने के लिए तैयार हैं। और जहां तक ग्रीन सिग्नल फ्रॉम चाइना, ये जो ऑलिव ग्रीन हमें दिखा रहे हैं, उस पर हमें सोचना चाहिए, सिर्फ उतना जितना के मोमेंटरी चेंजेस के बारे में सोचा जा सकता है। और बड़े अच्छे तौर पर जयशंकर जी एक मजे हुए कलाकार, विश्व पटल पर वैदेशिक मामलों के, वो चलते चलते उनको याद दिलाकर आ गए कि हिंदी चीनी भाई भाई 62 का। और उसके बाद चाइना ने क्या किया था, ये रिमाइंडर था चाइना को कि वैसा बिहेव फिर मत करना, अब हम आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं। तो उस सब को देखते हुए हमें कोई पॉलिसी चेंज नहीं करना, न गलवान पर, न ईस्टर्न बॉर्डर पर कोई ट्रूप्स कम करने हैं, न सर्दियां आ रही हैं कोई थिन आउट करना है, विजिलेंस तैयार रखना है, ट्रूप्स तैयार रखने हैं। आपने एक और चीज का हवाला दिया दिवाकर जी, और वो है जो हमारी युद्ध की या तैयारियां हो रही हैं। एक हफ्ते में हमने 3 परीक्षण कर लिए। ये तैयारियां लगातार जारी रहनी चाहिए, न सिर्फ युद्ध को सोचते हुए, युद्ध के व्यापार को सोचते हुए भी। मैंने इसका कुछ जिक्र कल भी किया था किया था आपने। कि जब हम एटॉमिक तो नहीं बल्कि दूसरे वेपन्स बनाते हैं और मिसाइल्स बनाते हैं और डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बनाते हैं, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। वो डेटरेंट भी हो सकते हैं, वो हमारे एक व्यापारिक भी हो सकते हैं, वो हमारे देश की एक मान मर्यादा मान्यता को बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। जिस तरह चंद्रयान का उपयोग युद्ध में तो नहीं होता, पर संसार को एक दिशा दे देता है कि भारत कल कहाँ था, परसों कहाँ था, आज कहाँ है और कल किधर जा रहा है। सर एक सवाल यहाँ पर उठता है, छोटे छोटे वो सवाल हैं। जी। आपने कहा कि बिल्कुल हमें अपने पोजीशंस को नहीं बदलना है और अपना रुख पर कायम रखना है, मिलिटरली बिल्कुल सही है। चीन इस समय बिछ गया है क्योंकि वो अपने स्वार्थों के आगे तो बहुत जल्दी अपना रूप बदल लेता है ना, इसीलिए मक्कारी शब्द का इस्तेमाल मैं बराबर करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो भारत के साथ संबंध सुधार रहा है तो उसकी बहुत दिली चाहत है, और वैसे किसी राष्ट्र की चाहत होती भी नहीं, क्योंकि विदेश नीति तो अपने हित और अहित देखे जाते हैं। सवाल यह है कि चीन का मामला ज्यादा फंस रहा है अमेरिका से। ऐसे में भारत अमेरिका और चीन को किस तरीके से बैलेंस कर सकता है? मैं समझता हूँ अगर हम पूरी तौर पर अपने राष्ट्र हित को देखते हुए अपना बैलेंस सही रखें और उनको अपना बैलेंस आपस में निपटाने दें, हमें कोई मध्यस्थता करने की बिल्कुल नहीं, वो आवश्यकता मध्यस्थता नहीं। करनी भी नहीं है, हमको तो व्यापारिक अपने हित भी देखने हैं ना। हमें केवल अपने हितों से चलना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि सब विकसित देश ऐसा ही करते हैं। इसमें सर अमेरिका ने जो टीआरएफ पर बैन लगाया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से कह भी रहा है, संकेत दे रहा है कि आप आतंकवाद पर लगाम कसिए, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप कुछ अगर सितंबर में वो पाकिस्तान जाते हैं तो कुछ बड़ी घोषणा वो पाकिस्तान से भी कर सकते हैं क्या, जो भारत को अच्छी लग सकती है। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा हो नहीं रहा है क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है वो। मैं समझता हूँ ऐसी घोषणा वो पाकिस्तान जाकर तो नहीं करेंगे, और शायद इसीलिए वो सब जो कहना चाहते हैं वो पहले कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कि आने वाले समय में पाकिस्तान डाइजेस्ट कर सके। और जब उनका 1-to-1 सामना हो तो इस तरह के जो शार्प एज, कांटेदार चीजें हैं, उनका जिक्र ना आए। सर एक सवाल इससे और भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल भी समझ सकते हैं आप, और वो रियलिस्टिक अप्रोच भी हो सकता है उस सवाल को जो मैं करने वाला हूँ। वो ये है कि मियां मुनीर को अब डोनाल्ड ट्रंप उतना ही छूट देंगे
जितना भारत को बुरा न लगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, आखिर कितनी छूट दे सकते हैं? उनको दोबारा से वो न्यूक्लियर धमकियों देने लायक तो नहीं बनाएंगे। हम्म। किसी भी रूप में मैं नहीं समझता कि नियर फ्यूचर या इवन डिस्टेंट फ्यूचर में पाकिस्तान कोई ऐसी शक्ति हासिल करेगा कि वो हमारे विरुद्ध कोई सैनिक कार्रवाई कर सके। नहीं, पाकिस्तान वैसे अब देखिए ना, उनके उप राष्ट्रपति आए थे हमारे यहाँ, जेडी वेंस साहब, और जैसे ही यहाँ से गए उसके बाद करवा दिया पाकिस्तान ने अटैक। तो क्या ट्रम्प देखिए साहब लौटेंगे तो फिर मुनीर कुछ हिमाकत कर सकते हैं, कुछ दुस्साहस दिखा सकते हैं, या अब ट्रम्प समझा देंगे कि देखो भाई शांत बैठे रहो, इंडिया बहुत कुछ गड़बड़ कर देगा अगर अब तुमने कुछ छेड़छाड़ की तो। ऐसा सब ऑन द क्वाइट तो हो सकता है, डिक्लेरेशन में शायद नहीं करें, मुझे ऐसा संभावना लगती है। पर हो सकता है उनके नेगोशिएशन में कहीं इस तरह की बात आ जाए। और मैं समझता हूँ हमारे नीतिकारों ने बहुत गहन अध्ययन करके ऑप सिंदूर को जिंदा रखा है, लागू रखा है। और ये एक क्लियर मैसेज है कि आने वाली किसी भी हरकत पर ऑप सिंदूर अभी क्लोज नहीं हुआ है। ऑप सिंदूर मैंने पर तो वैसे यहाँ भी तक आप भी सुना मैंने यहाँ तक भी सुना कि जो ईस्ट में हमने कुछ कदम उठाए हैं और शायद कुछ और कदम आने वाले समय में नजर आ जाएं, ये सब एक ऑप सिंदूर का ही हिस्सा है। ऑप सिंदूर केवल और केवल पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, वो एक पॉलिसी स्टैंड है। वो दहशतगर्दी, टेररिज्म देश के अंदर हो, देश के ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो, दैट इज अ पॉलिसी डिसीजन। और आई थिंक हमें उस पर अडिग और दृढ़ रहना चाहिए। बिल्कुल सर, भारत अडिग भी है क्योंकि फ्रांस से भी एक बड़ी डील होने वाली है, हो चुकी है बल्कि ऐसा बताया जा रहा है, हालांकि वो औपचारिक घोषणा है, सहमति बन चुकी है। जो इंजन सप्लाई का मामला है हमारे एलसीएज में लगेगा, वो फ्रांस हमें सप्लाई करेगा, और यही नहीं, वो टेक्निक भी ट्रांसफर करेगा। तो भारत अपनी जरूरत के मुताबिक अपने स्वतंत्र विदेश नीति के तहत अपने हितों को सोच करके फैसला लेगा। इसके लिए चाहे यूरोपीय यूनियन को बुरा लगे, चाहे नाटो को बुरा लगे, और चाहे अमेरिका को बुरा लगे। रही बात चीन की, वो संबंध तो सुधारना चाहता है, लेकिन भारत उसकी फितरत को भी समझता है। इसलिए कर्नल वीरेंद्र साई सर का कहना है कि बहुत फूक फूक करके कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया हमारे सामने लेटी हुई भी लगती है, और कभी कभी लगता है कि कहीं इसके पीछे हमारे अपने सिद्धांतों का फायदा उठा करके कोई हमारे साथ दुस्साहस करने की कोशिश न कर दे। हमें इससे चौकस रहना होगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कर्नल सर से कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। अगली वीडियो में मैं इनसे उस सवाल का जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर।